अरमान मलिक और उनकी 2 वाइफ्स। तो दोनों वाइफ्स का मैंने पास्ट लाइफ किया है। 6 दिन के अंदर अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इनसे शादी करनी है। तो जिनकी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं पोटेंशियली, उनकी पास्ट लाइफ कैसी होती है? उन्होंने ये बोला था कि अरमान का अब जो ध्यान है वो मेरी तरफ से हट चुका है। जब इनका पास्ट लाइफ किया गया तो उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी राज्य की रानी थी। पायल ने अपनी पास्ट लाइफ में क्या कुछ बुरा देखा था? कहती मैंने उस दौरान अपने हस्बैंड को खुद मारा और खुद गला काटा है। और ये धर्मेंद्र जी की भी 2 शादियां हुई थी। कई बार ना आपको अपना कार्मिक डेट कंप्लीट करना होता है। हम जब किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं ना तो ज्यादातर उनको डेथ जरूर दिखाते हैं। अब आप ये सोचो कि धर्मेंद्र दोबारा जन्म लेंगे। पास्ट लाइफ में जाकर हम सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कुछ जान सकते हैं? उस टाइम में मैंने उन्हीं के साथ उसी जीवन में शेफाली जरीवाला उनको भी देखा था। तकरीबन 1500 समथिंग में जन्म हुआ था। ऐसा होता है कि विजन्स किसी को आए अपनी डेथ के बारे में? उन दोनों का तब भी ऐसा कुछ। बर्थ मार्क का कोई सिग्निफिकेंस होता है? एक मेरे पास आई थी क्लाइंट, उनके ना यहाँ पर गले पे था जैसे माला सी होती है। उसको उसके हस्बैंड ने कभी जलाया था पास्ट लाइफ में। तो एक लेडी मेरे को अप्रोच करती है, शी वॉज फ्रॉम सीरिया। वो कहती कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। उसे मारने के बावजूद भी मुझे गिल्ट नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है। जब उसका पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको इसके लिए थैंक यू बोलना है। 2025 सुपर टॉक्स के लिए बहुत स्पेशल रहा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कई महीनों के लिए सुपर टॉक्स वाज रैंकिंग एट नंबर 1, बिलियंस ऑफ व्यूज। इस बार हमने पहली बार सुपर टॉक्स कंक्लेव होस्ट किया। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है आपके प्यार की वजह से, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं अपने गुरुदेव की बात नहीं भूलता, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। इसी एटीट्यूड के साथ 2026 में जा रहे हैं और मेहनत करेंगे। आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ है मिस्टर गुरप्रीत अरोड़ा। कहीं ना कहीं हीलिंग का एक सेशन होने वाला है। आपको आपकी लाइफ के कुछ सवालों का जवाब मिलेगा। कनेक्शन आपको ढूंढना है, फ्लो मैं दे दूंगा। हमने बात करी अबाउट मल्टीपल पार्टनर्स, लोग लाइफ में सफर क्यों करते हैं। धर्मेंद्र जी की भी 2 वाइफ्स थी। गुरप्रीत जी ने अरमान मलिक की दोनों वाइफ्स का पास्ट लाइफ किया। अरमान मलिक एक यूट्यूबर है, उसकी 2 बीवी हैं, पायल और कृतिका। उनके पास्ट लाइफ में क्या था, क्यों वो लोग सफर कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम। कुछ बहुत शॉकिंग केसेस भी थे, जैसे उन्होंने बताया कि एक ऐसी लेडी उनके पास आई जिसने अपने पति का मर्डर किया था। उसके पास्ट लाइफ के बारे में जाना। सिद्धार्थ शुक्ला का भी उन्होंने पास्ट लाइफ देखा है। सिद्धार्थ शुक्ला की पास्ट लाइफ में शेफाली जारीवाला का एक कनेक्शन था। बहुत ऐसे सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहूंगा कि आप खुद कनेक्शन फील करने की कोशिश कीजिएगा, डोंट फोर्स योरसेल्फ। मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज़ सुपर टॉक इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो एंड हैप्पी न्यू ईयर। सर, जैसे अभी आपने 2 शादियों की बात करी, अभी 24 नवंबर को हमारे देश के जो ही मैन है, बहुत ही आई थिंक हर एज ग्रुप का व्यक्ति धर्मेंद्र जी से प्यार करता था कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी लाइफ का एक वो हिस्सा रहे हैं। राइट। और इतने साल एंटरटेनमेंट देना दुनिया में, आई थिंक ये भी हर कोई नहीं कर सकता। तो मैं बहुत सेंसिटिवली आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 2 शादियों की बात करी थी अभी, कि धर्मेंद्र जी की भी 2 शादियां हुई थी। राइट। हेमा मालिनी एंड प्रकाश कौर जी। तब उनके जो उनसे बच्चे हुए थे उसमें थे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजेता देओल। हेमा मालिनी के साथ जब शादी हुई, वो उनकी सेकंड वाइफ थी। उनके जो आगे बच्चे थे वो थे ईशा देओल और अहाना देओल। अब ये जो 2 वाइफ्स होती हैं, और अक्सर देखते भी हैं कि हम स्पेशली मुस्लिम्स में भी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ऑफिशियली किया जाता है। तो जिनकी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं पोटेंशियली, उनकी पास्ट लाइफ कैसी होती है? देखो, मैंने आपको बोला ना, कई बार ना आपको अपना कार्मिक डेट कंप्लीट करना होता है। आपने अभी जैसे बात की, धर्मेंद्र जी को आपने प्रेजेंट किया, ठीक है, ही मैन के रूप में, हंसाने वाले के रूप में, या खुश करने वाले के रूप में। जब ये गए हैं ना तो बहुत से लोग रोए भी हैं। आई थिंक सर, मुझे लगता है जो सबसे खास बात है ना धर्मेंद्र जी की, वो रियल थे।
हाँ बिल्कुल। जैसे मानो अब जैसे सर बहुत लोग है ना पीते भी हैं, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, और पब्लिक लाइफ में बताऊँ बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को मैं जानता हूँ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, कैमरे के सामने जो है और पीछे जो है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। पर वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। पर धर्मेंद्र जी की खासियत ये थी कि अगर वो पीते भी थे तो वो बता, इसमें कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं कि भाई पीना शुरू कर दो, हाँ बट रियलिटी की भाई मुझे आपके सामने कुछ अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ दिस हु आई एम, आप मुझे पसंद करो ना करो आपके ऊपर है। तो आई थिंक जो रियलनेस है व्यक्ति का, वो उसके बारे में बताता है कि कोर व्यक्ति अच्छा हुआ। मतलब उनके कई किस्से ऐसे थे, जैसे कि आनंद मूवी की पहली स्क्रिप्ट उनको सुनाई गई थी, बाद में ले लिया किसी और को, और फिर उन्होंने सारी रात उस स्क्रीन प्ले लिखने वालों को सुने नहीं दिया। शायद ऋषिदा का नाम ले रहे थे, ऐसे ऐसे उन्होंने किस्सा बताया था। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन सबके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव नोट्स हैं। इनके बारे में नेगेटिव नोट्स कोई नहीं सुने कभी भी। इनके लिए बस एक ही एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें कि सेकंड मैरिज हुई थी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। बट आप ये बात सोचो ना, ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने सेकंड मैरिज की, उसके लिए फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया, ठीक है, और सेकंड मैरिज के होते ही फर्स्ट, उससे पहले पहले फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया, पर यहाँ पर तो वो दोनों को साथ लेके चले। तो सर जैसे ऐसे जिनकी मल्टीपल शादियां होती हैं, उनकी पास्ट लाइफ कैसे होती है? थोड़ा मैं कोई केस हो देखो आपका? सर, मैं आपको ना इनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात बोल सकता हूँ। अब आप ये सोचो कि धर्मेंद्र दोबारा जन्म लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है, कई बार ना हमारे ना इतने सारे कार्मिक्स होते हैं कि हमें ना लास्ट में जाकर एक ही जन्म के अंदर कुछ बचे कुचे, थोड़े इसके थोड़े उसके थोड़े उसके कर करा के सारे कर्मा क्लियर करने होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये उनकी लाइफ एक ऐसी लाइफ थी कि इसके बाद, जिसे कहते हैं ना, हमें एक सैल्वेशन मिल जाता है या मोक्ष मिल जाता है, हमें बस ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें वो ही मिला होगा, अब और जन्म नहीं होगा उनका। क्योंकि वो, उन्होंने देखो ना क्या दिया, क्या लोगों को, हर किसी को क्या दिया, हंसी दी, खुशी दी, ठीक है। अपनी लाइफ में जैसा भी उनका रहा, एक टाइम तो ऐसा भी आया होगा कि उनकी लाइफ के लिए भी वो स्ट्रगलिंग मोमेंट रहा होगा। जब हेमा मालिनी जी उनकी लाइफ में आई है तो डेफिनेटली स्ट्रगलिंग मोमेंट रहा होगा। अब हम ये जानते हैं कि उनकी फर्स्ट वाइफ से 4 बच्चे थे, तो क्या वो 4 बच्चों को छोड़ सकते थे? क्या वो उस वाइफ को छोड़ सकते थे? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं उन्होंने कितने जतन करके उनको किसी तरीके से मनाया होगा, ठीक है। तो उन्होंने पर एक को साथ लाने के लिए दूसरे का साथ नहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो ऐसी लाइफ, कई सारी लाइफ्स को खत्म करके, उनके कर्मा को क्लियर करके, ये लास्ट लाइफ थी जिसमें जो हिकअप्स भी आते हैं ना, वो ऐसी लाइफ में आते ज़रूर हैं, जो लास्ट लाइफ होती है। क्योंकि आपको बचे कुचे कांटे जो हैं वो निकाल के ही जाना है। अब आपको फूल भी मिलेंगे और कांटे भी मिलेंगे उसी लास्ट लाइफ में। पर सर जनरली कॉमन जो शायद मानो इस बात से सुन के शायद कई लोग ऐसे बोले कि सर इसका मतलब हम भी 2 शादियां कर लेते हैं। आप एक बात समझो, जो 2 शादियां करने के बारे में सोचते हैं वो एक को संभाल पा रहे हैं? सोचने वाली बात है, एक को संभाल पा रहे हैं? अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रह गया, ठीक है। वो पेशेंस जो था ना, वो खत्म हो गया लोगों के अंदर। 2 शादियां सिर्फ ग्लैमर के लिए अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट सर जिनका अगर हम धर्मेंद्र जी को हटा दें इस पिक्चर से, और कोई आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हो, मैं जैसे उससे समझना चाहता हूँ कि जैसे यूजुअली हम अपने अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, तो जैसे माय मदर इनिशियली, मुझे हमेशा से, मेरी मम्मी राम जी की भक्त रही हैं, तो हमेशा से उनके राम जी इष्ट रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक बात बताई कि राघव राम जी मुझे क्यों पसंद है, वाई आई एडमायर लॉर्ड राम, बिकॉज वो एक पत्नी व्रत थे कि एक ही पत्नी होगी। मतलब उस टाइम पे राजा जो और भी शादी करते थे, पर राम जी ने कहा कि एक ही विवाह होगा। और एक यज्ञ भी किया था जिसमें कि सीता जी की ही मूर्ति को रखा गया था। हाँ। क्योंकि वो अकेले नहीं बैठ सकते थे। हाँ देखो, सो बड़ी प्योरिटी, कितना खूबसूरत है। हाँ। कि आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू वन ह्यूमन बीइंग। राइट। मतलब एक अगर हम अपनी रॉ लैंग्वेज में बोले, हाँ। तो जो पास्ट लाइफ में जिनकी क्या ऐसा कोई सिचुएशन रहती है जिस वजह से इस लाइफ में किसी की 2 वाइफ्स होती हैं, और जिसकी नहीं होती, जो एक ही वाइफ होती है, उनकी यूजुअली पास्ट लाइफ। देखो ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने आए हैं जिनके ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक तो एक यूट्यूब पे काफी मशहूर है, एक कपल है, कपल क्या कहना चाहिए कि एक हस्बैंड है, 2 वाइफ्स हैं, लोग समझ जाएंगे, अरमान मलिक और उनकी 2 वाइफ्स, ठीक है। तो दोनों वाइफ्स का मैंने पास्ट लाइफ किया,
ठीक है। एक का पास्ट लाइफ जो किया था उसमें तो उन्होंने अपने आप को अपने सामने अपनी माँ को देखा था, ठीक है। इससे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, बहुत कम एक्सप्लोर किया था। पर जब कृतिका मलिक का मैंने पास्ट लाइफ किया था तो उन्होंने देखा था कि उन्होंने पास्ट लाइफ में भी अपने जो हस्बैंड थे, उनके जो फीचर्स थे वो अरमान के साथ मैच करते थे। अब उनका ये कहना था कि जब मैं अरमान से मिली तो मैं जानती थी पहले से कि वो उनकी पहले से शादी हो रखी है और उनके बच्चे भी हैं। बट 6 दिन के अंदर-अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इनसे शादी करनी है और मैंने शादी कर भी ली। ठीक है, मालूम होने के बावजूद, मतलब सब कुछ उनको मालूम था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। मैरिड है। कुछ छुपाया तो ना था, क्योंकि वो तो पहले से इन्फ्लुएंसर थे, वो टिकटॉक पे थे। ठीक है, तो वो जब उनको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने शादी कर ली, किसका मन मान जाएगा 1 मिनट में कि हाँ, ये ऑलरेडी मैरिड है, मैं तब भी इससे शादी कर लूँ। ओके। कहीं न कहीं कोई पास के कोई ट्रेट्स होंगे। और जब इनका पास्ट लाइफ किया गया तो उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी राज्य की रानी थी और उसमें जो राजा थे, उनके जो फीचर्स मिलते थे वो इनसे मिलते थे। उन्होंने जो अपनी पास्ट लाइफ की उसमें उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो भाग जाता है जंगल की तरफ। ये किसका पास्ट लाइफ है? कृतिका का। अच्छा। ठीक है, तो उनका बेटा जो है वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अब जंगल की तरफ भाग गया तो माँ क्या करेगी? वो सैनिकों को आवाजें कम लगाएगी, पहले खुद ही भागना शुरू कर देगी, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है। वो भी भागती है पीछे पीछे। अब आगे जाकर घोड़े पे कोई आता है और उस बच्चे को उठा के ले जाता है। अब माँ उस टाइम पे ये तो नहीं देखती रहेगी कि कौन मेरे साथ आया और कौन नहीं आया। सैनिक आए होंगे, जरूर आए होंगे, हर अलग अलग डायरेक्शन में गए होंगे। अब माँ से तो रुका नहीं जाएगा कि मैं महल चली जाऊं और सैनिक जो है वो आगे ढूंढे, क्योंकि वो उसका बेटा है। तो वो भी आगे जाती हैं। ठीक है, आगे जाकर वो एक जगह पे खड़ी होती है, वहां पर जाके फिर वही जो इंसान पहले बच्चे उठा के ले गया था वो इसको भी उठा के ले जाता है। इवेंचुअली हुआ क्या कि उसके हाथ से बच्चा भी चला गया, उसके हाथ से हस्बैंड भी चला गया। राइट, तो इसीलिए जब वो गवा बैठी थी सब कुछ, तब उसके बाद उसको आकर जब जैसे अरमान सामने आए और 6 दिन के अंदर कुछ वाइब्स मैच की होंगी, तभी तो उसने कहीं हाँ कर दी ना कि हाँ शादी करते हैं। और अपने अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के शादी की। ये नहीं बताया कि वो पहले से मैरिड है। ये बात भी मुझे कृतिका ने बताई कुछ दिन पहले। तो सेशन करने से पहले जो उन्होंने चीज़ें बताई, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला था कि वो मैरिड है, ऐसा नहीं बताया था उन्होंने। और शादी होने के बाद उनको पता चला था। और अरमान जो है बिकॉज आई डोंट फॉलो हिम तो आई डोंट नो, तो अरमान हिंदू है या मुस्लिम है? देखिए, हैं तो हिंदू। ओह, ठीक है, उनका असली नाम तो संदीप है। ओके। बट अब वो होता है ना कि लॉ है ना लॉ हमारा के हिसाब से कि हिंदुज्म में एक ही शादी कर हाँ। सकते हो, तो अच्छा उन्होंने अपना मुस्लिम नाम चेंज किया ताकि वो दूसरी शादी कर सके। अब देखो, बैकग्राउंड में उन्होंने क्या क्या किया इतना मुझे नहीं मालूम, बट पर मैं इतना जानता हूँ कि उनको संदीप कहा जाता है। है तो हिंदू संदीप, वो। हाँ, फिर हिंदू ही मुझे है। नहीं पता था कि मतलब ये जो अरमान है हिंदू है और अपने ऑब्वियसली शादी के आप कर ही नहीं सकते ना एज अ हिंदू, तो हाँ, कई लोग इस्लाम कबूल करते हैं कि दो इस शादी वजह कर से सके। करते हैं। बट मैं इस बारे में उनकी पर्सनल लाइफ में तो नहीं जा सकता। बट ये है कि हाँ, ये पॉइंट मेरे सामने आया था कि मैंने 6 दिन के अंदर अंदर उनसे शादी क्यों की। तो ये तो पॉइंट ये उठा था। कृतिका का पॉइंट था कि वाइब मैच हाँ, हुई, तो वो आपने उसकी पास्ट लाइफ देखी। हाँ, अरमान की पास्ट लाइफ देखी थी? अभी तक अरमान ने नहीं करवाया अपना। अच्छा। उनकी दोनों वाइफ्स ने करवाया, उन्होंने अपना नहीं करवाया। तो सर अब जैसे चलो कृतिका के लिए तो ये मैं समझ सकता हूँ कि उसके लिए तो प्लस ही है और अरमान के लिए भी है कि चलो भाई अच्छा ही है, बट आई थिंक अब आई डोंट नो ये सफर वर्ड सही है कि नहीं, बट जो फर्स्ट वाइफ होती है यूजुअली, अभी जैसे यामिनी गौतम की जो पिक्चर आई ये हक मैंने देखी, शाहबानो के हिस्सा, तो उसमें शी वाज फाइटिंग, तो उसमें भी यही था कि जो हस्बैंड था उसने पहले शाहबानो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, फिर वो दूसरे विवाह कराते हैं, तो शाहबानो फिर पूरी स्टोरी है, बट जो सफर करता है ना रियलिटी में वो फर्स्ट वाइफ होती है। तो पायल ने अपनी पास्ट लाइफ में क्या कुछ बुरा देखा था? देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि शी वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। बट देखो, हर इंसान ने किया होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये बात पब्लिकली नहीं बोली। एक ही बार उन्होंने लास्ट टाइम मुझे ये कहा था कि मैं जब बिग बॉस में गई थी तो वहां पर भी कोई एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने ये बोला था कि अरमान का अब जो ध्यान है वो मेरी तरफ से हट चुका है। तो ये एक सवाल उन्होंने मेरे सामने रखा था और वो चाहती थी कि मैं भी उनका हॉरोस्कोप देख के बताऊं कि क्या ये सच है या झूठ है, क्योंकि बिग बॉस में ऐसा बोला गया था, कोई एस्ट्रोलॉजर वहां पर आए थे।
तो जब मैंने देखा तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैम, आपके साथ ऐसा नहीं है, उनका आपकी तरफ भी ध्यान है और इसका आपको जो प्रूफ है वो आने वाले 1 आध साल के अंदर तो पता चल जाएगा। पोटेंशियली फर्स्ट वाइफ का क्या हो सकता है इन द पास्ट? जैसे आपने ये तो समझाया उसका कि कृतिका का ये था कि चलो उसका समझ आता है, जो फर्स्ट वाइफ है, अगर ये पायल के केस को हम ना लें, कोई जनरली लें, हाँ, तो क्या ऐसी कुछ वो पर्टिकुलर सफरिंग करते हैं पास्ट लाइफ में कि इस लाइफ में ऐसा होता है? देखो मैं आपको ना एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, दिल्ली का ही केस है, ठीक है। उसमें क्या था कि फर्स्ट वाइफ से बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वही हिंदू थे मुस्लिम थे? हिंदू Okay. ठीक है। फर्स्ट वाइफ से बच्चा नहीं हो रहा था, तो वही सेकंड वाइफ के लिए प्रपोजल देती है अपने हस्बैंड को, और उसका मकसद ये होता है कि चलो एक बार शादी हो जाएगी तो उसके बाद उसका डिवोर्स करा देंगे और बच्चा मैं रख लूंगा, सेकंड वाइफ से, ठीक है। तो एक तरह से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये बात हुई भी थी, एक डील मान लो। डील हुई थी, ठीक है। तो वो जो शादी हुई उस टाइम में, तो फर्स्ट वाइफ ने खुद ही आगे बढ़ के करवाई, ठीक है। अब जब करवाई तो उसके बाद अब हस्बैंड नहीं चाहता था कि सेकंड वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हो, और ना ही सेकंड वाइफ चाहती थी। उनके बीच में एक अफेक्शन आ गया था बीच में, तो वो नहीं चाहते थे कि अब सेपरेशन हो। वो कहते थे कि हमें जो चाहिए था वो भी मिल गया, बट हम इस रिलेशन को भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। और फर्स्ट वाइफ को उन्होंने मनाया, बहुत मनाया। अब देखो एक तरह से देखा जाए तो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी। बट हुआ क्या कि जब सेकंड शादी हुई तो उससे तो बच्चा हुआ, फर्स्ट वाइफ को भी बच्चा हो गया जो पहले नहीं हो रहा था। और ये बड़ा फिल्मी सा लगता है, ठीक है। तो उनकी जब हमने पास्ट लाइफ देखी सेकंड वाइफ की, सेकंड वाइफ की देखी, हाँ, जो जिनकी नई शादी हुई है। हाँ, तो वो उनका ये सवाल था कि मैं इसकी लाइफ में, अगर मेरा आना लिखा ही था तो मैं क्यों आई इसकी लाइफ में एज ए सेकंड वाइफ। तो जब हमने उसका पास्ट लाइफ किया, तो मैं आपको मोटे मोटा स्टोरी बता रहा हूँ, सारे इवेंट्स तो याद नहीं है। तो उनके जो ये था कि वो अपने देवर की ना शादी कराना चाहती थी अपनी बहन के साथ पास्ट लाइफ में। तो वो शादी किसी और से हो जाती है। अब वो उसके साथ क्या करती है कि जब वो किसी और से शादी हो जाती है तो उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट करती है, दिखाती है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर उसको रोज कुछ ना कुछ काढ़े बना के देती है कि इससे तेरी गोद भरेगी, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। जैसे च्यवनप्राश टाइप के कुछ चीजें बनाती हैं आयुर्वेदिक, तो वो कुछ उसको ऐसा देती थी जिससे कि उसकी गोद ना भरे, ठीक है। और इवेंचुअली जब उसको डिले होना शुरू हो गया, काफी डिले होना शुरू हो गया, तो उधर अपनी सास और अपने देवर के कान भरती थी, तूने अगर शादी मेरी बहन से की होती तो तेरा अब तो तेरे बच्चे हो गए होते, क्या पता किलकारियां खिल रही होती वगैरह वगैरह। तो बड़े ऐसे डायलॉग मारे थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ जी कि उसकी शादी वहां पर करा दी। अब देखो उसकी लाइफ में वो एक सेकंड वाइफ लेके आई थी, तो इस टाइम में वो एक सेकंड वाइफ बन के गई। जो दर्द उसने उस लेडी को दिया था, यानी कि उसकी फर्स्ट वाइफ को, वही दर्द इसको खुद जाकर देखना पड़ा। खुद भी तो सेकंड वाइफ बन के गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी सिर पे हमेशा तलवार थी कि मेरी शादी कहीं टूट ना जाए, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो यही थी। तो जब तक मेरे पास केस आया तब तक तो उनकी एक शादी को 6 साल हुए थे। वो उसके आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो। सर मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं लास्ट 5, 6, 7 साल में शायद मैंने बिग बॉस फॉलो नहीं किया। मैं बिकॉज मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में है। अभी जैसे विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो मैंने उसको देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक सीज़न देखा है बिग बॉस का, तो वो सीज़न, मुझे नंबर भी याद नहीं है, वो सीज़न है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला था। दैट्स वन सीज़न। और बिकॉज मुझे आज भी याद है जो सिद्धार्थ शुक्ला बीच में बोलता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहाड़ में जाओ सब, मैं यहाँ पर तुमसे कोई रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बड़ा ऑनेस्ट था, और द वे ही, चलो जीता तो वो शो एक अलग बात है, बट जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी मुझे बहुत पसंद आती थी कि मतलब हाउ गाय शुड बी, तो अपनी बात पर जो उसने बोला वो करके दिखाएगा। एंटरटेनमेंट भी है तो वो भी करेगा। अब बड़ा बुरा लगता है जब एक यंग एज में कोई भी जाए। तो सिद्धार्थ शुक्ला भी एक बड़ी ही, आई वुड से, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई। क्या कोई पास्ट लाइफ में जाकर हम सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कुछ जान सकते हैं? कभी ऐसा मौका मिला? हाँ, मिला था। और क्वेश्चन जो आया था वो उनकी डेथ के ऊपर नहीं आया था, आया मेरे पास डेथ के बाद ही था। किसने पूछा था? ये उनके कोई रिलेटिव थे, सिद्धार्थ शुक्ला के। सिद्धार्थ शुक्ला Okay. के, ठीक है। तो परमिशन के साथ ही मैं गया था, बट
उनका क्वेश्चन ये था, वो ये जानना चाहते थे कि छोटी सी उम्र में उनको इतना फेम क्यों मिला। मतलब ही वाज बोर्न इन 1980, आई स्टिल रिमेंबर दैट। 2005 में, यानी कि 25 साल की एज में पहली बार वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं एक मॉडल बन के सामने आए थे, जहाँ पर वो उस प्रतियोगिता को जीते थे। और उसके बाद कई सारी चीज़ें उन्होंने की। बिग बॉस वाज वन ऑफ देम, और वो सीज़न भी मैंने नहीं देखा था। मैंने भी आज तक अपने लाइफ में शायद 2-3 एपिसोड्स देखे हैं बिग बॉस के। वो ओटीटी वाला देखा था जिसमें ये अरमान मलिक और इनकी फैमिली गई थी। बट इतने झगड़े हो रहे थे कि मुझसे ना, मुझे लगता है कि यार मेरे को आधा घंटा टीवी देखना है, वो मैं कोई हँसी-खुशी देख लूँ। तो मैं वो नहीं देखता था, ठीक है? तो वहाँ हर जगह झगड़े होते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला का जब मेरे पास केस आया था, तो एट दैट टाइम ही पास्ड अवे। उनके 3 महीने बाद मेरे पास केस आया था। पर उनका डेथ को लेके कोई सवाल नहीं था। उनका बस ये था कि फेम क्यों इतनी जल्दी मिला। अब मैंने इसके ऊपर जब उनका पास लिव किया, ठीक है, तो आकाशिक के थ्रू किया, क्योंकि ही वाज़ नॉट अवेलेबल फिज़िकली। तो परमिशन थी मेरे पास, तो मैंने आकाशिक के थ्रू देखा। एंड व्हाट आई गॉट टू नो इज़ के उनका तकरीबन 1500 समथिंग में जन्म हुआ था, जो लाइफ इस फेम के साथ जुड़ी हुई थी। जन्म उसके बाद भी कई हुए होंगे, पर डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन के साथ हम गए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अलग जीवन निकल आता है। तो 1500 समथिंग में जब मैंने वो देखा, उनका तकरीबन 1520-22 के आसपास की बात है, उनका जन्म हुआ था। तब उनका जन्म हुआ था कांगड़ा में, कांगड़ा हिमाचल। ओके। अब कांगड़ा में जब उनका जन्म हुआ, तो वहाँ के तब राजा थे, राजा धर्म सिंह या धर्मचंद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहाँ पर जब इनका जन्म होता है, इनका नाम रखा था हुक्म। हुक्म मानने वाला भी और हुक्म चलाने वाला भी, ठीक है? तब हुक्म चंद या हुक्म सिंह, आई डोंट रिमेम्बर दैट नाउ। तो ये उस राज्य दरबार में एक, जैसे होता है ना, एक गुप्तचर होते हैं। तो वो गुप्तचर अब अपने राज्य में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो वो बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करते थे या लेकर आया करते थे। और बहुत बार ऐसी क्रूशल इन्फॉर्मेशन आती थी जिसकी वजह से, इवन दो उनके रिफ्ट थे, उस राज्य के रिफ्ट थे मुगलों के साथ, बट कई बार क्या होता है कि हम ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन आगे कर देते हैं, इवन दो रिफ्ट हो उस पार्टी को भी, कि आपको उससे बेनिफिट मिल जाता है, जिससे कि आपकी प्रजा के ऊपर कोई संकट नहीं आता। तो वैसे ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने आगे पास ऑन की मुगलों तक। और उस टाइम में अकबर का जन्म हो चुका था। तो अकबर ने उनको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी जिसकी वजह से उनको महाराजा की उपाधि दी थी, उस राजा को। तो क्या हुआ, काम किया था हुक्म सिंह ने, और फेम किसको मिला, राजा जी को। तो वो जो काम उन्होंने किया था, जिसकी वजह से फेम उस टाइम में उनके राजा जी ले गए थे, तो वो ड्यू था ना कहीं ना कहीं। तो वो ड्यू जो था, वो उनको इस लाइफ में मिला था। और मजे वाली बात यह है कि उस टाइम में मैंने उन्हीं के साथ उसी जीवन में शेफाली जरीवाला, उनको भी देखा था, ठीक है? उसी लाइफ में। मजे वाली बात देखो कि जिस बिग बॉस की हम बात कर रहे हैं, उसमें शेफाली भी थी, और शेफाली भी अभी और सबसे बड़ी बात यह है कि तब शेफाली जिंदा थी जब ये केस मेरे पास सिद्धार्थ का आया था, ठीक है? तो मैंने शेफाली को देखा था, क्योंकि वो भी गुप्तचरी थी। अब क्या होता है कि कई बार आप ना, जैसे आज की डेट में कहना चाहिए, आज की लैंग्वेज में कहना चाहिए, कोविड ऑपरेशन में जाते हो तो 2 यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो वैसे ही शेफाली भी का भी यही था। आई गेस उनका नाम तब चमेली था शायद। तो मैं नाम अगर गलत नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में चमेली नाम था। तो वो दोनों मिलकर भी कई ऑपरेशंस उन्होंने किए थे, कई जगह से कोई इन्फॉर्मेशन निकाली, कुछ गलत होने वाला उनके राज्य के अगेंस्ट, तो तब कुछ किया ऐसा। बट उन दोनों का तब भी ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा था। कोई शादी वादी नहीं हुई थी, कोई उनके साथ अफेयर नहीं था। इट वॉज जस्ट के वर्क रिलेटेड, प्रोफेशनली वो मिलते थे, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और आगे अलग अलग हो गए। तो तब जब मैंने ये किया था, तब ये मेरी फाइंडिंग्स थी। तो यही बात मैंने उनको बताई थी, एंड दैट वाज ऑल। यही मैंने चीज देखी थी सिद्धार्थ के बारे में। अब सिद्धार्थ शुक्ला की एज लगभग 41 इयर्स के आसपास थी। तो यूजुअली जो कम उम्र में जाते हैं, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या यूजुअली रीजंस होते हैं जो अपनी उम्र से पीछे या कम उम्र में गुजर जाते हैं? देखो, ऐसे सिर्फ हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात नहीं करेंगे, जनरली ऑफ कोर्स, ठीक है? आप एक बात को समझो, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसे
अपने घर से किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना है साइकिल पे। बहुत दूर है, मतलब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था ना, कई लोग साइकिल पे ही चल पड़े थे अपने गाँव की तरफ। जी। तो कई दिनों तक साइकिल चला के गए थे। अब सोचो कि अगर वो साइकिल पे गए और मान लेते हैं उनको 30 दिन लगे पहुंचने में, अगर उनके पास साइकिल ना होती, बाइसाइकिल होती, तो मतलब आई मीन टू से मोटरसाइकिल होती, तो शायद 15 दिन लगते। नहीं, 15 दिन तो नहीं, खैर नहीं लगते हैं, 1 हफ्ते में पहुंच जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, जल्दी पहुंच साइकिल के हिसाब से शायद 3-4 दिन में पहुंच जाते हैं। हाँ। तो कई बार क्या होता है, हमारी डेस्टिनेशन जो होती है ना, हमें वहां तक पहुंचना होता है। ठीक है, जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं ना, तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ है। फॉर इंस्टेंस, अभी हमने सिद्धार्थ शुक्ला की बात की, एज 41। ठीक है, शिफाली जरीवाला की बात की, उनकी भी ऑलमोस्ट 40s में ही डेथ हुई है। दिव्या भारती की भी एज 19 ईयर्स थी, राइट? तो उनका क्या था, उनकी भी दीर्घायु थी, पर आपने देखा 19 साल की उम्र में उन्होंने कितना कमाया, कितना फेम कमाया, कितना पैसा कमाया, कितना काम किया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया, कई लोग कहते हैं कि किसी ने फेंक दिया, ये कई लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट था। बट वो क्या था, उनको जो जर्नी अपनी पूरी करनी थी, फॉर एग्जांपल मान लो 50 साल की उम्र में जो उनको मिलना था, 19 साल की एज में मिल गया, एक छोटे से बच्चे को मिल गया। तो उसके बाद उसका अगर अल्कोहल की वजह से ही सही, अगर उनका पैर स्लिप किया या कैसे भी वो स्लिप कर गई, गिर गई 5वीं मंजिल से, तो वो क्या था, वो भी तो एक ऐसी था कि हम कहते हैं अकाल मृत्यु, बट वो अपना जो पर्पस हल करने आई थी, शायद वो हल कर गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते जो हैं। अपना पर्पस हल नहीं कर पाते, वो जिनकी अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, हाँ कई लोग होते हैं। जी, हो सकता है कि उनकी डेथ नहीं आई थी, हाँ। ऐसा भी होता है वैसे। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग एनर्जीज की वजह से भी होती है। ठीक है, जैसे किसी के ऊपर कुछ किया कराया जाता है, ब्लैक मैजिक होता है। अब अगर उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो डेफिनेटली वो भटकेंगे, क्योंकि उनका पर्पस ऑफ लाइफ जो था वो तो हल ही नहीं हुआ। तो फिर वो दोबारा दोबारा आते हैं जन्म लेने के लिए, क्योंकि अब उनको अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करना है। ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे छोटे बच्चों की डेथ हुई थी, 12 साल 14 साल, ऐसे कई केसेस आते हैं, मैंने आपको शायद पीछे बताया भी था। तो ऐसे एक एक बच्चा आया था, वो जो मैंने शायद बताया था कि वो पहले वाला बच्चा भी लेफ्ट हैंडर था पूरी फैमिली में। अब जिस बच्चे ने उस जगह पे जन्म लिया, वो अभी भी लेफ्ट हैंडर है, हाथ लेफ्ट ही उठाता है, लेफ्ट हैंड से लिखता है। तब 2.5 साल का था जब मैंने लास्ट बताया था आपको। अब तो बड़ा हो गया। उसके बारे में उन्होंने कभी मेरे को दोबारा बताया नहीं, बट तब तक तो यही था कि वो वही आया, क्योंकि जहाँ उसके पाँव के नीचे तिल था, वही तिल अब भी उसके पाँव के नीचे है। ऐसा ही एक केस आया था मेरे पास विशाखापट्टनम से। वहाँ पर भी एक ऐसा हुआ था कि बच्चे ने सुसाइड किया था, एंड दे वांटेड हिम टू बी देयर चाइल्ड अगेन। तो जब उन्होंने तो 2 पास्ट लाइफ भी किए थे अपने, 2 बार पास्ट लाइफ करवाए, और उसमें उन्होंने कान्हा जी से खुद मांगा था कि मेरा बच्चा मेरे को मिल जाए। तो कान्हा जी ने बोला कि हाँ, देंगे। अब ये उन्होंने खुद देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो सिर्फ नेविगेट कर रहा था। इवेंचुअली वो बच्चे ने उनके घर में जन्म लिया है अब, और जहाँ पर डॉक्टर्स ने पहले मना कर दिया था कि प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, वहाँ पर वो उनका डॉक्टर्स का खुद का कहना था कि ये कैसे हो गया, ये हम खुद नहीं जानते। कोई ऐसा मर्डरर का केस आपके पास आया है? कोई मे बी जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया था, मे बी समबडी जिन्होंने वो कोई ऐसा कोई क्राइम किया हो अपनी पर्सनल लाइफ में? आया है, मर्डर का ही केस आया है। ओके। तो ऐसा हुआ था कि मैं ना, आप जानते हैं यूएई में गर्मियाँ बहुत होती है, पर वहाँ पर प्लेजेंट मौसम जो होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। तो इस दौरान ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग हैं ना, बाहर से आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो यूएई का ही एक स्टेट है, उसका नाम है रसल खेमा। अब वहाँ पर एक ना वो बना हुआ है, मेडिटेशन सेंटर कह लीजिए, वो बना हुआ है, निर्वाणा के नाम से है। कोई गूगल भी करना चाहेगा तो कर सकता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर एक बार गया हुआ था सेशंस करने के लिए, क्योंकि मेरे थर्ड आई के सेशंस होते हैं, मेरे इसके मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोग पास्ट लाइफ भी करवाते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि मैं एक थर्ड आई की क्लास ले रहा था, और उसके बाद दे वर अवेयर कि मेरा जो यूएसपी है दैट इज पास्ट लाइफ। तो एक लेडी मेरे को अप्रोच करती हैं, शी वाज फ्रॉम सीरिया। तो आती है मेरे पास, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, पर हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे। तो ये मुझे बताती हैं कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, एंड आई वांट टू डू अ
सेशन 101। मैं कहा हाँ बताइए आप क्या करना चाहती हैं। तो कहती है कि पहले ये मेरे को आप श्योरिटी दीजिए कि आप जो मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने तक रखेंगे। तो मैंने कहा देखो मैं आपकी बात को अपने तक रखूंगा ये बात सही है, नाम वगैरह तो खैर मैं इतने नोट भी नहीं करता, बट आप बोलो कि मैं टीचिंग के लिए उसको कहीं किसी को बताऊंगा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए कि क्या पता आपका केस एक ऐसा यूनिक केस हो जो कहीं भी ना आया हो, तो मुझे वो बताना चाहिए। तो कहती ठीक है आप एज ए ये कर सकते हो पर आप रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते। तो मैं कहा मैं रिकॉर्डिंग करता ही नहीं, हम्म, तो छोड़ो आपको चाहिए तो आप कर लो, हम्म, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, पर मुझे तो ये चाहिए कि देखते हैं क्या निकलता है। तब उनकी स्टोरी क्या थी कि वो सीरिया में रहती थी। आप जानते हैं वहाँ पर तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। या उस टाइम में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, लोग एक दूसरे को मार धाड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे टाइम में शी वॉज मैरिड, उनके हस्बैंड थे, बट वो कहती कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। वाइफ कहती वाइफ कहती मैंने उस दौरान अपने हस्बैंड को खुद मारा और खुद गला काटा है। तो खुद उसने बोला कि मैंने गला काटा है और उसके बाद मैंने उसको डिस्पोज भी किया है। तो कहती कि मैं उसे मारने के बावजूद भी मुझे गिल्ट नहीं है, और मुझे नहीं मालूम कि मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन क्यों नहीं था, इवन दो ही वॉज अ राइट पर्सन, ही वॉज अ गुड पर्सन। पर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे कोई नाइटमेयर्स नहीं आते, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है। तो मैं इस सेशन के दौरान जानना चाहती हूँ, और पहले तो मैं ही डर गया। भाई तुम अपने हस्बैंड का गला काट सकते हो तो क्या पता तुम मुझे भी कर दो ऐसा कुछ। आपकी बात पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा देखो मैम, सेशन तो आप ही के ऊपर होगा, बट आई नीड सम टाइम, क्योंकि मुझे आपकी लैंग्वेज के हिसाब से कुछ ना कुछ वर्ड्स को चूज करना पड़ेगा। तो मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट बनाई। अब देखो कई सारे वर्ड्स होते हैं वहाँ के जो मुझे वहाँ पर यूज़ करने थे। तो मैंने गूगल से भी निकाले, फिर उनके मतलब उनसे वेरीफाई किए, क्या इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो शी सेड हाँ। तो मुझे 3-4 दिन लग गए उस पे काम करने में। फिर मैंने उनका जी सेशन किया। सेशन किया तो पता चला कि उनका जो पास्ट लाइफ था दैट वाज़ इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। 3 बहनें थीं, हस्बैंड मतलब उनके फादर और मदर थे। हस्बैंड वाज़ ऑलवेज़, मतलब हस्बैंड नहीं, मतलब फादर जो है हमेशा पीते थे। तो वो कमाते-वमाते नहीं थे, मदर कमाती थी, और उनसे वो स कॉइन्स ले जाते थे कि मेरे को पीनी है, ठीक है? तो मार-धाड़ भी होती थी कई बार, वो बच्चों पे हाथ भी उठाते थे। तो ये बड़ी यंग थी, 16-17 साल की थी। तो सबसे बड़ी बहन यही थी। अब इसको तो कोई जैसे होता है ना कि जब इंसान कोई टूटा हुआ होता है, तो उसे कोई कांधा चाहिए होता है। तो जैसे एक लड़के के साथ हुआ, इसके साथ रिलेशनशिप हुआ, तो लड़का आके कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मदर सेड कि हाँ, देख मौका मिल रहा है, कोई लड़का तेरे को करना चाहता है तेरे से शादी, तो तू शादी कर ले। तो पर फादर नहीं करने देगा, क्योंकि ये खेतों में काम करती थी, वहाँ पर जो भी काम होता था, तो उसे ऑब्जेक्शन था। तो इवेंचुअली उसकी माँ जो है वो उसको कहती है तू चली जा यहाँ से। और उस लड़के का घर जो था वो बहुत दूर था, कुछ जैसे कहते हैं जंगल या फिर माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद था। तो वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों, घोड़े के साथ जाते हैं, और कुछ अपने साथ वो सामान लेके जाती है, जैसे जो भी माँ ने उसको जो महंगा सामान दिया था, कुछ खाने का सामान दिया था, जो जो वो दे सकती थी उसने बांध के दे दिया उसको। तो जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पर जाके अब रास्ते में उनको 5-6 दिन लगते हैं। तो जाते-जाते उन्होंने, होता है ना जैसे अब अकेले रह रहे हैं, तो दे हैड दैट सेक्सुअल प्लेजर एज़ वेल, सब कुछ किया उन्होंने। इसके बाद क्या हुआ कि एक बार वो लड़का खाना लेके आता है और खाना खाते हैं, पर लड़का नहीं खाता, लड़की खाती है, और उसके बाद वो डिज़ीनेस में होती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद वो उसको, उसकी बॉडी को जाकर जंगल में फेंक देता है कि कोई जानवर-वानवर खाना चाहेगा तो खा लेगा। पर उसके बाद जो जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं वो लेके चला जाता है। तो वो जो लड़का था वो अब इस लाइफ़ में उसका हस्बैंड था। तो वो उसने क्या किया था कि उसको वो 5-6 दिन जो अपने गाँव लेके जा रहा था, अपने अपने विलेज लेके जा रहा था, उस दौरान वो उसको उसके साथ प्लेज़र भी करता है, प्लस उसके बाद जो सेविंग होती है, जो भी एक्सपेंसिव सामान होता है, वो भी ले जाता है और उसको डिस्पोज़ कर जाता है जानवरों के रहमो-करम पे। तो जानवर ने भी पहला कट उसकी गर्दन पे मारा था। तो ये जब चीज़ वो देखती है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ था,
तो देन शी गॉट टू नो कि मैंने उसकी गर्दन पे ही क्यों मारा। बट आगे वो ये कहती है कि हाँ ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि ये सब कुछ हुआ है, दैट्स माई लर्निंग। अब आगे मैं अपना जीवन जो है साफ बिताना चाहती हूँ। तो बस ये उसकी लर्निंग थी। तो ऐसे किसी एक इंसान ने जिसने क्राइम किया, वो सामने से आके बोले मैं क्राइम कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, तो ये पहला केस था। बट हाँ, एक लर्निंग थी मेरे लिए भी कि लोग ऐसा भी करते हैं और खुद आके बताए थे। अब जब आप खुद देखो इसमें सही गलत क्या है? देखो वो पास्ट का था, पास्ट का उसका दिमाग ही हमेशा उसकी तरफ यही जाता था कि मुझे इसको मारना है, और उसने मारने के लिए गला ही क्यों चुना। बट स्टिल मतलब अब ऑब्वियसली किसी की डेथ को तो हम ग्लोरीफाई या जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी को भी देखो मारना। मैं जज नहीं हो सकता। अब तो नहीं हो सकते मतलब, बट अब सर कोई भी हस्बैंड ही होगा, वो बोलेगा भाई मैंने क्या किया था तुम्हारा पास लाइफ था, बड़ी बुरी बात है, मतलब एक इस प्रैक्टिकल सेंस बट में। वो वही सोल थी ना जिससे इसकी शादी इस बार हुई थी। तो एज पर हर के ये वही इंसान है जो यहाँ पे मेरा हस्बैंड था। हाँ, एक चीज उसने और बताई थी कि गला काटने के बाद सबसे पहले उसने उसकी आंखें काटी थी। आंखों में मारा था उसने, जो अच्छा। नाइफ होती है, हाँ। आंखों में मारा था। क्योंकि जहां पर जिस जानवर ने उसके साथ किया था, उसने भी गले पे काटने के बाद आंखों पे किया था। तो वही सेम काम इसने इस बार किया था। तो वो चीजें सिमिलर चीजें हुई थी। बट इस बारे में हाँ, जब वो सेशन में थी तो वो फ्रेंच बोल रही थी। अब मेरे लिए एक और मुसीबत कि पहले तेरी सीरियन समझ में नहीं आ रही थी, तेरी टूटी फूटी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, अब तेरी फ्रेंच कैसे समझूंगा मैं। बट इवेंचुअली जब वो सेशन से बाहर आती है तो चीज़ें मेरे को समझाती है, एक्सप्लेन करती है, तो वहाँ से मेरे को पता चला। तो ऐसा भी कई बार होता है कि लोग लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। हमारे चैनल पे भी एक ऐसा है, हमने डाला हुआ एक, जिसमें एक लखनऊ से लेडी आती हैं, और जब वो सेशन में जाती हैं तो कभी वो अरबिक बोल रही थी, कभी वो हिब्रू लैंग्वेज बोल रही थी। हिब्रू इज़राइल की लैंग्वेज है। तो ऐसी भी होता है कि वहाँ पर जाके वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। श्योर। बर्थ मार्क का कोई सिग्निफिकेंस होता है? हाँ, कई बार होता है। जैसे जैसे एक लेडी का यहाँ पर आया था, ऐसे था जैसे लाइंस पड़ी हुई हैं और जलने की जैसी स्किल नहीं हो जाती, वैसी स्किन थी उसको। तो वो बचपन से ऐसी थी, वो बर्थ मार्क था। जब उसका पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि उसको उसके हस्बैंड ने कभी जलाया था पास्ट लाइफ में, और तब उसकी जो चूड़ियां थी ना, वो उसी के साथ जैसे होता है ना, चिपक सी जाती हैं, तो वो निशान पड़े हुए थे उस पे। एक मेरे पास आई थी क्लाइंट, उनके ना यहाँ पर गले पे था जैसे माला सी होती है, निशान पड़ा हुआ। निशान माला का, और पर वहाँ उसको चुभन होती थी। तो जब हमने उसका पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि पास्ट लाइफ में कहीं किसी राज्य में गुप्तचर थी, वो पकड़ी गई थी, तो वहीं से गर्दन काटी गई थी। तो वो माला नहीं थी, वो कटने का निशान था, और मारने वाला उसका हस्बैंड था। वो जो होते हैं जल्लाद, तो तब उस टाइम में उसके वो जल्लाद थे उसके हस्बैंड। राइट। तो ऐसे भी निशान आए हैं। मतलब जो बर्थ मार्क्स यूजुअली होते हैं वो पास्ट लाइफ से ही आते हैं। देखो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नहीं भी आते। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी की डिलीवरी के टाइम पे भी कहीं पे ना प्रेशर पॉइंट पड़ जाते हैं, तो जैसे कईयों के ना चेस्ट पे कुछ अजीब से निशान से बन जाते हैं, तो वो होते हैं डिलीवरी के टाइम के। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। जैसे किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो मार्क लग गया, दैट इज। बट देखो जो बच्चा पैदा ही उस निशान के साथ हुआ है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि डिलीवरी की वजह से हुआ है या ये बर्थ मार्क लेके पैदा हुआ है। कैसे पता लगता है? नहीं, फिर वो सेशन करके पता चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, एक खींचा जाता है बच्चे को, जैसे सिजेरियन होता है, तो उस टाइम में हो सकता है उस उंगली के कोई निशान प्रेशर पड़ जाए, प्रेशर पड़ गया। अब अमूमन क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर निशान है। अब मैं तो नहीं बोलूंगा ना कि मेरे को ऐसी फोटो दिखाओ, कई बार होता है ऐसी जगह पे होता है, अब वो तो मैं नहीं बोल सकता, तो फिर हम सेशन ही सजेस्ट कर सकते हैं, इस पे तो और कुछ कर नहीं सकते। प्रीवियस लाइफ से वो एक रेलेवेंस मिल जाता है। हाँ। इंसान के जो शरीर में तिल होते हैं, उससे क्या पता लगता है? देखो वो कई बार तो होते हैं, कुछ तिल होते हैं, जैसे अब कईयों के ना एक जनरेशन में होता है कि हमें इस जगह पे तिल पड़ता ही पड़ता है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि खानदानी है, तो वो खानदानी चीज भी होती है। बट कहीं से तो आ रहा होगा ना। अब वो उनके, ये भी तो होता है ना कई बार कि हम एक ही परिवार में जन्म लेते रहते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे ही पूर्वजों ने दोबारा जन्म लिया, तो ऐसा होता है। तो अगर वो ऐसा होता जा रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे कईयों के ना कान पे यहाँ पर करके तिल निकल आता है, और उनको पूछो स्पेशली कि यार ये तिल का क्या मतलब है, यार मेरे तो पूरे खानदान में ऐसे ही है, खासकर फादर साइड में।
तो अगर वो फादर साइड कहते हैं तो फादर साइड यानी कि उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, तो वो स्पेसिफिकली दिखाते हैं 2-3 जनरेशंस का। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि उन्हीं के पूर्वज वापस आ रहे हैं। तो ऐसे कई बार हो जाता है। जिनके तिल होता है और किसी बॉडी पार्ट में क्या उसका कोई मैसेज भी होता है? जैसे कई लोग कहते हैं, मैं सुना है कि जैसे हो सकता है मिथ भी हो, बात भी आती है, पर कई लोग कहते हैं जैसे जिसका तिल लिप्स के पास है उसके पास पैसा बहुत होता है। ऐसे ऐसी बहुत सी बात आप श्योर आपने भी सुनी होंगी। देखो ऐसा होता है बहुत कुछ? सी बातें मैंने सुनी है। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों के ना टीथ के अंदर गैप होता है और कई लोगों के टीथ जो होते हैं बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है जिनके गैप है ना उनके पास पैसा होता है। ठीक है, ये सच है, मेरे दोस्त का है ये। तो जिनके टीथ के अंदर गैप होता है उनके हाथ खुला भी होता है तब भी उनके पास पैसा होता है। अब वो उनके पास उनके पेरेंट्स की वजह से पैसा आया हुआ है या उनके कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हो, वो जितना उनका हाथ खुला होगा ना देने में उतना ही उनके पास वैसे भी रिजर्व में होगा। तो ऐसा होता है कईयों के साथ। अब मैंने आपको दांतों के हिसाब से बताया जो मैं जानता हूँ, अब तिल वाला शायद आप ज्यादा जानते हो। मैंने भी जैसे आपने बताया वैसे, बट दांत वाला तो बिकॉज मेरा खुद का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका दांत आगे से ऐसा खुला ही है एंड बहुत सारे ट्रेड्स मैच करते हैं। बट ये अपने पास्ट लाइफ से भी देखा ये चीज? नहीं, ये मैंने पास्ट लाइफ से नहीं देखी, एक्सपीरियंशियल है, बट एक्सपीरियंस के साथ है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों के ना एज के साथ भी गैप्स पड़ते हैं। ठीक है, अब एज जैसे फॉर एग्जांपल 30 साल तक तो आपके दांत जुड़े हुए थे, उसके बाद आपके जो जॉ है उसमें कुछ ऐसा चेंज आता है कि आपके टीथ के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, अगर वो गैप आ रहा है तो कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उनके पास अब पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है, उनके एक्सपेंसेस भी बनते हैं। एक्सपेंसेस कैसे भाई, अगर 30 साल की एज में बंदा सोचेगा तो प्रॉपर्टी बनाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेगा, कुछ खर्चे करेगा। ठीक है, तो वो पैसा निकाल भी रहा है बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है। श्योर। तो वो उनके टीथ के गैप भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। जिसके नहीं है वो टीथ के गैप कर ले, खुद ही हो जाएगा काम। अरे नहीं, ऐसे तो ना होता है, दैट हैज टू बी नेचुरल। और आंखों ये सॉरी जो पाम्स की जो लाइनें होती हैं ये भी बार बार चेंज होती हैं। तो ऐसे जो लाइन जैसे अब हम कहते हैं ना कि हमारी आयु लिखी होती है, आयु वाली जीवन रेखा होती है, तो वो भी बढ़ और घट सकती है। कईयों की भाग्य रेखा ही नहीं होती, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके उनकी भाग्य रेखा बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं, जब लाइन्स चेंज हो सकती हैं जिसमें भाग्य लिखा हुआ है, तो फिर ऐसा भी दांतों का भी हो सकता है। सर जैसे हम क्या करते हैं जब भी एपिसोड्स करते हैं तो हमारी टीम पास्ट लाइफ के जितने एपिसोड्स हैं उनके क्वेश्चंस लेकर आते हैं, सो दैट वी आर केटरिंग टू एवरीबडी। जो कमेंट कर रहे हैं हम उनको भी वैल्यू करें जी। हीलिंग विद नेहा ये पूछती है, क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हो सकता है, टू एन एक्सटेंट हो सकता है। आपने किसी के साथ बुरा किया है तो बुरा झेलने आओ किसी के साथ, तो वो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। देखो एक बात को समझो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कर्म भोगने आ रहे हो, आप कर्म बनाने भी तो आ रहे हो, तभी तो फ्री विल आपके पास है। और अगर आज कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टॉक्सिसिटी लेके कौन आ रहा है, लड़का या लड़की। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही हमेशा ये काम करता है, वाइफ भी करती है काम। पर मानने का कौन? अब सर आज की डेट में मानना छोड़ो, लोग तो सुन के राजी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, दो लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर एक जना बोलेगा तो दूसरा सुनेगा ना, भाई ठीक है तुम बोल लो पहले फिर मैं बाद में बोलूंगी, पर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। अब आप और मैं बात कर रहे हैं, आप बोलते हो तो मैं चुप होता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप चुप होते हो। ठीक है, तो हम एक दूसरे को सुन रहे हैं ना, और अगर हम एक दूसरे को सुनेंगे तभी तो दूसरे हमें सुन पाएंगे। तो जब हम सुनने की क्षमता नहीं रखते तो फिर मानने की क्षमता कैसे रखेंगे? तो आप कह रहे हो ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। कि ये नहीं कि सिर्फ प्यार वाला ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं, कि आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म हो जिस वजह से आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको भोगना ही है। भोगना पड़ता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमेशा वो हेल्प करने नहीं आएंगे, वो कई बार आपसे कुछ लेने भी आएंगे। क्या पता आपने पिछली बार में क्या छोड़ दिया था जो आपको देना पड़ेगा भी। सर कई बार ऐसा होता है, अब पता नहीं, ये मैंने अक्सर देखा है, नोट किया है कि जैसे अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब ऐसा मुझे लगेगा कि ये ट्रक जो सामने ये गिरने वाला है और ये बोनेट पे गिरेगा और कुछ ऐसा धमाका सा हो जाएगा। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, उसका कोई लॉजिकल कोई है कुछ समझ? जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो अभी आप जा रहे हो रास्ते में, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा ये घूमेगा और चिल्लाएगा जोर सी, मुक्का मार देगा।
जिसका कोई आज तक कोई रेफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अक्सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहीं से आएगा ये थॉट। देखो इसके ना कई सारे कारण हैं, ठीक है। एक कारण तो यही है कि हमारे सोशल मीडिया में ऐसी कई सारी रील्स आती हैं, हाँ। ठीक है। कुछ एक्सीडेंट होते भी हैं ऐसे, हम्म। पर वो इतने ज़्यादा फैला दिए जाते हैं कि लोगों के दिमाग में एक ओवर थिंकिंग बन जाती है कि आगे जो ट्रक जा रहा है ये कभी भी पलट जाएगा, पलट मेरी जाएगा गाड़ी और पे मेरी लगेगा। गाड़ी पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम कई बार वो रील्स देखना नहीं चाहते पर इवेंचुअली आ जाती हैं तो सामने। एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। हाँ। क्या इसका कोई पास्ट लाइफ से लिंक हो सकता है? देखो पास्ट लाइफ से लिंक हो सकते हैं। अब सोचो आज की जो ट्रक हैं वो पहले ऐसे ट्रक तो थे नहीं, ठीक है। हाँ, पर ये भी है कि तब उस टाइम में वो पंचर भी जल्दी होते थे, डिसबैलेंस भी जल्दी होते थे, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो चुकी है, तो पहले ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। और हो सकता है हमने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ देखा हो जिसकी वजह से हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि ये ओवरलोड जा रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। नाइटमेयर्स इन चाइल्डहुड समथिंग लाइक दैट, ये यूजर नेम है। बचपन से एक ही डरावना सपना रिपीट होता है, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं वो आपके पास के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। मेरे पास एक केस ऐसा आया था जिसमें कि एक इंसान थे, वो देखते थे कि मैं एक लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट टूट गई, मैं नीचे गिरा। अपनी डेथ नहीं देखी, बट वो गिरते हुए ही, जैसी वो गिरती थी लिफ्ट, उसी वक्त उनकी नींद खुल जाती थी और उनका बेड वेटिंग होती थी, ठीक है। तो वो भी ऐसा भी होता था। पर जब उनका पास्ट लाइफ किया देन वी गॉट टू नो कि उनकी लास्ट जो डेथ थी, जो लास्ट किसी जन्म में डेथ हुई थी, वो लिफ्ट के कारण हुई थी, लिफ्ट में ऐसे गिरने के कारण हुई थी। क्या कोई ऐसा पास्ट लाइफ से हम इन मर्डर्स की साइकोलॉजी समझ सकते हैं? देखो मैं आपको ना एक केस बताता हूँ, उस केस को मैं कहता हूँ रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, हाँ। ओके। एक मेरे पास सज्जन आए थे कुवैत से। उनका कहना यह था कि मैंने अपनी फैमिली में ना कई लोगों को सेटल किया, ठीक है। कभी किसी के इलाज की जरूरत पड़ गई तो मैंने पैसे भेजे, कभी किसी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मैंने दिए, कभी किसी को सेटल करना है उसके पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो मैंने पैसा दिया। बट आज तक ना मुझे उसके बदले में ये भी नहीं किसी ने बोला कि तूने बहुत अच्छा किया। ब्लेम ही मिला हमेशा, और पैसा तो कभी वापस मिला ही नहीं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कहते मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर मुझे वो रिकॉग्नाइज तो करें कि मैं सही से काम कर अप्रिशिएट रहा हूँ। तो कर लो। हाँ, ठीक है। तो वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब जब उनकी पास्ट लाइफ की तो पता चला जी कि एक जैसे रॉबिन हुड का काम क्या था कि वो अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था। तो वो भी ऐसे ही करते थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। बट उसका इफेक्ट क्या हुआ? अब देखो उन्होंने एक अमीर को लूटा, एक अमीर को लूटकर हो सकता है 10-20 गरीबों में बांट दिया हो। पर जिस अमीर को लूटा उसके पास जो नौकर थे, ठीक है, वो नौकर भी तो वहां पर उस अमीर इंसान से तनख्वाह ले रहे थे, उनके घर की भी रोटी चल रही थी। जब वो अमीर लुट गया तो अब वो तनख्वाह तो नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 लोगों का अगर पेट भर भी दिया तो 10 लोगों का पेट काट भी तो दिया। तो ऐसे कई बार क्या होता है, कर्मा आपका कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। हम तो भला सोच के चले थे, हो गलत किया। आपने मर्डर की बात की या फिर आपने चोर की बात की कि अगर अपनी माँ के लिए कोई चोरी कर रहा है। देखो सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे आते हैं। आपकी लाइफ में भी आए होंगे, मेरी लाइफ में भी आए होंगे। हमारे पास भी 2 रास्ते रहे होंगे, या तो मैं छीन लूं और या मैं एक गलत तरीके से ना करूं कोई काम, मैं एक लंबे रास्ते पे चला जाऊं कि ठीक है शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे जाकर मैं स्टेबल तो हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो जो चूज करना ना रास्ते को, उसे कहते हैं फ्री विल। वही तो कर्मा बनाता है। आपने रास्ता आसान ढूंढा उस टाइम के लिए तो आपने हमेशा के लिए गलत रास्ता पकड़ लिया, पर अगर आपने मुश्किल रास्ता पकड़ लिया तो शायद वो आपके कर्मा को बचा गया या बना गया। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया एक लेडी के बारे में कि जिनकी लाइफ लाइन नहीं थी, एक 35 की एज पे आगे खत्म हो रही थी। उसके अगर आगे उनकी लाइफ लाइन बड़ी है तो क्या पता उन कर्मों की वजह से बनी हो, सिर्फ बेटे की वजह से ना बनी हो कि बेटे को एक माँ का साथ चाहिए था, राइट। ठीक है। तो वो कर्मों की वजह से भी हो सकता है, तो वो फ्री विल है। आई थिंक सर इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जिससे साइकोलॉजी में हम बोलते हैं कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग। तो वही चीज़ है कि अब हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, बट उसके हिसाब से वो चीज़ आज भी सही ही होगी। हाँ, राइट। यस। अब आप देखते हो जो ऐसे हमले होते हैं, उनके लिए तो वो सही है ना, उनके लिए तो इबादत है, उनके लिए तो भाई हम खुश कर रहे हैं। और ये तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर सोल्स जर्नी और वो आपको पूरी करनी है। एंड दैट्स हाउ आई थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। अब आप एक बात सोचो, वॉर की आपने बात बोली, हाँ। ठीक है।
वॉर से क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि उसी वॉर से कईयों का घर भी चल रहा है? 100% यस। क्योंकि जो एम्यूनेशन यूज हो रहा है, एम्यूनेशन जो यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा। 100%। वो फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में बन रहा है, जो उसमें लेबर काम कर रही है, उनका तो घर चल रहा है ना, चूल्हा चल रहा है। आप सर वर्ल्ड वॉर 1 को देखेंगे हाँ। तो कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 या जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं उसमें अगर आप एट द एंड कोर देखोगे, दुनिया गरीब हो गई और अमेरिका अमीर हो गया। अमेरिका अमीर हो गया। सो उसका जो क्रक्स, जो अगर आप हिस्ट्री को भी देखेंगे तो अक्सर लोग ये कहते हैं, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, हल्का सा ये बात आप अगर इसके रेलेवेंस में समझना चाहें तो आप देखें कि अमेरिका आज हम पर टैक्स लगा रहा है। वो ये बोल रहा है कि इंडिया इज स्पॉन्सरिंग दी रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि हम उनसे तेल ले रहे हैं। अभी रशियन प्रेसिडेंट जब भारत में आए थे तब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका आपको ये कह रहा है, किसी इंटरव्यू ने पूछा कि वी आर फंडिंग द वॉर। रशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि अमेरिका भी हमसे फ्यूल ले रहा है, यूक्रेन ले रहा है, सॉरी यूरेनियम ले रहा है। हाँ। तो अमेरिका खुद के लिए ले रहा है, वो सही है, वो सही है। वो रशिया में पैसा नहीं आ रहा, पर उनको दूसरे लोग दिखते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कि अगेन अपना बेनिफिट क्या है वो चीज वहां पर आता है। देखिए सर, आज तक जितने भी वॉर्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल इराक वाली वॉर हुई थी या अफगानिस्तान वाली हुई थी, वो क्या था, उनको मिनरल चाहिए थे। श्योर। आज भी वो क्या कह रहे हैं, यूक्रेन से हमें वो जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ, वही तो डील मांग रहे हैं वो। हाँ, वही डील मांग रहे हैं, वो दे दो और हम आ जाते हैं, टेबल पे आते हैं। श्योर। अभी हमने ना एक डिस्कशन और भी किया था धर्मेंद्र जी के ऊपर। हाँ। उनको भी तो मिला था फेम। हाँ। 40s तक तो उनको भी बहुत फेम मिला था और उसके बाद भी मिला। भाई उनकी जर्नी नहीं खत्म हुई थी, उनको और मिलना था उनको, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी थी। और वो इस एज तक, अभी मेरे ख्याल में सनी देओल जी के बेटे की शायद शादी हुई थी, या करण देओल, हाँ, किसी की शादी हुई थी उस फैमिली में, तो वो क्या पता उनको वो कर्म भी निभाना था, तो वो भी लिख के आए थे। तो ये हर किसी की इंडिविजुअल लाइफ है। पर सर हम किसी एक एस्पेक्ट से किसी के लाइफ के पर्पस की कैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैंने तभी बोला ना कि एक, अगर आप ये बोलो कि किसी की लाइफ में 2 बीवियां क्यों आई, तो एक का केस अलग होगा, दूसरे का केस अलग होगा। नहीं, अब सिद्धार्थ शुक्ला का, अब जैसे हम फेम मिल गया, हो सकता था स्पिरिचुअली उसको और एलिवेट होना था, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। पर क्या पता उसका पर्पस ऑफ लाइफ इतना ही था। पर मेरे पास तो क्वेश्चन जो आया वो सिर्फ इतना आया कि उसको फेम क्यों मिला। मेरे पास आया होता कि उसकी डेथ क्यों हुई, तो मैं उसके ऊपर काम करता। बट आप ये कह रहे हो इस हिसाब से उस सोल का पर्पस ही फेम था। हाँ, राइट, फेम था, फेम पाना था। बट ये क्वेश्चन था, क्या पता क्वेश्चन कुछ और होता, जैसे कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई, ये भी एक हो सकता था। तो आप ये कह रहे हो जो सरेंडर कर रहे हैं सुसाइड में, वो उनकी जो सरेंडर, जहां वर्ड आ रहा है कि भाई अब मैं, मतलब मुझे लाइफ में पसंद नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज एन इनकम्प्लीट लाइफ पर्पस, एंड जिसकी वजह से आपको नीचे वाली योनि में जाना पड़ता है। नीचे वाली योनि में जाना पड़ता है। सोचो ना कि अभी तक तो आप सिर्फ ये था कि प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, पर सोल्यूशन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। मतलब फ्री विल में भी जब वो आ रही थी बॉडी, मतलब आत्मा आ रही थी, आप कह रहे हो वो फ्री विल में भी वो लिखा नहीं था, बट उसने अपने कर्मा ऐसे करे और अपने फ्री विल के भी अगेंस्ट के, ऐसा ऐसा राइट। हाँ, ओके। पर इससे सर जो दूसरों की लाइफ है वो इफेक्ट होती है, जो तो क्या उनकी लाइफ भी, उनकी लाइफ में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा वो भी सर, उनके पेरेंट्स की लाइफ है? ये तो देखना पड़ेगा। मैं इस बारे में आपको नहीं कह सकता। अगर एक बच्चे की आयु लिखी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल 60 साल 70 साल, वो 25 साल में चला गया, तो वो अकेला थोड़ा ना गया, वो तो दुख भी तो कईयों को और को देके गया। एग्जैक्टली। तो वो जो पेरेंट्स के दुख नहीं लिखे थे, उसने सरेंडर कर दिया। हाँ, तो अब वो उनकी जो लाइफ में आए दुख उस वक्त, तभी तो डाउनग्रेड हुआ ना, कि अकेले के ऊपर इफेक्ट तो नहीं आया। वो तो हुआ, पर उनकी लाइफ में जिसमें दुख आया, माँ बाप आज दुख है, वो नहीं लिखा था, वो आ गया। अब आपने सरेंडर कर दिया, क्योंकि सरेंडर तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में है ही नहीं ना कहीं पे भी। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो सोचो कि उसके साथ और कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ। वो लोग क्या पता वो कमा भी पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे। पहले तो उनके सामने था मेरी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए कमाना है, पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ था उन्होंने। तो सर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ, उनकी जो सोल है, उनकी जो सोल की जर्नी अब आगे बनी, तो अब वो नया एक्शन आ गया, तो वो जो दुख नहीं लिखा था उनकी लाइफ में दुख आ गया, तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनकी सोल की क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, तभी तो उसका खामियाजा जो यहाँ पर वो भुगत रहे हैं, वो खामियाजा उसको डाउनग्रेड होकर वो भुगतना पड़ेगा ना। क्या पता अब वो पेट डॉग ना बने, स्ट्रीट डॉग बने, ये भी तो हो सकता है ना। वो उनको तो मिला ही, चलो वो सफर करे, उसकी सोल जाए, चली गई, बट जो आज जीवन जी रहे हैं
उनकी लाइफ में जो दुख अरे है, उनकी लाइफ में मिजरी जो आई वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की वजह से आई ना। हाँ तो वो बच्चा जब डाउनग्रेड होकर जन्म जहां पे भी लेगा या लेगी, तो वो वहां पर जाके क्या पता कैसी कैसी मिजरीज देखेगी। अग्रीड। जरूरी थोड़ा कि डॉग ही मिले, नहीं मैं कह रहा कोई हूँ कोई पिग भी हो सकता है, Sure. कोई कुछ भी हो सकता वो है। उसकी लाइफ है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो पेरेंट्स की लाइफ में दुख नहीं लिखा था, हाँ नहीं लिखा था, उनकी लाइफ में दुख आ गया। आ गया। अब उनकी लाइफ में जो ये दुख आया, क्या इसको आप उन पेरेंट की पास्ट लाइफ से जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? सर अगर वो जुड़वाना देखना चाहें कि मेरी ये लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, हाँ, तो डेफिनेटली देखेंगे। पर वो तो अभी आया ना। वो तो अभी लिखा भी, था नहीं। आज भी मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया, हाँ, ठीक है, ये कहीं मेरे पास लगे कर्मास तो नहीं थे। तो मैं उनको पहले तो ये समझाता हूँ कि आपने अगर खोना होता तो नेचुरल डेथ होती, सुसाइड वाली डेथ होना होती। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। यस, तो नेचुरल डेथ होती तो फिर तो समझ में आता कि चलो जी आपको ये भोगना था। आपके तो अगर भोगना लिखा ही नहीं था तभी तो आपके बच्चे की दीर्घायु थी। तो इसका मतलब ये दुख तो आपको झेलना ही नहीं था, पर ये आपको झेलना पड़ रहा है, और उसका खमियाजा आप तो भुगत ही रहे हो यहाँ पर। वो बच्चा भी तो भुगतेगा जिसने किया। तो वो अपने कष्ट तो लेके गया, साथ में उनको भी कष्ट दे गया, जिसकी वजह से वो डाउनग्रेड होने की वजह से अब उसके जन्म बढ़ गए। कहाँ वो मोक्ष की यात्रा पे था, कहाँ वो डाउनग्रेड होके और यात्रा को पीछे ले गया। क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, कि अगर पेरेंट बच्चा मरा, वो दर्द जो उनकी लाइफ में लिखा नहीं था पेरेंट की लाइफ में, अब उनकी लाइफ में जो आया, तो इसी से क्योंकि वो उनकी सोल को दुख एक्स्ट्रा मिला, मे बी ऐसा बोलने के लिए रॉ वर्ड्स, तो उसकी सोल को एक मे बी एक पर्पस के लिए बेटर एडवांटेज मिल जाता है फ्यूचर के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो किसी के कर्मों का फल अगर आपको मिल रहा है तो आगे आपको तो आपका फल आपके खुद के कर्मों की वजह से मिलना ना, भोगने की वजह से थोड़ा ना मिलना। बट सर अपना कर्म तो किया नहीं ना, बच्चा मर गया उसमें उन्होंने तो कुछ उनका कर्म था ही नहीं। हाँ नहीं था, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा चला गया वो उसका एक्शन था। हाँ, उसका कष्ट आपको मिला। हाँ, पर अगर आप अपनी लाइफ में कोई आपको कर्म कर दें, ठीक है, जैसे आपको कमाना था, उसके बाद आपको कुछ दान पुण्य करना था, तो आप दान पुण्य के अगर राह पे चल पड़े हो तो फिर तो आप कह सकते हो कि ये एक झटका ऐसा लगा जिसने उसको दान पुण्य पे ले आया, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आस्था ही छोड़ देते हैं भगवान में, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब ये काय का भगवान इस है। कष्ट का यूनिवर्स उनको रिपे नहीं करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा। मैं कौन होता हूँ हाँ या ना करने वाला? ये तो यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। आई एम नॉट द गॉड, ठीक है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो कर्म करने आए हैं या कर्म भोगने आए हैं, भोगने वाले कर्म भोगेंगे, बनाने वाले कर्म बनाएंगे भी। बट जो उनको एडिशनल मिल गया उसका कारण कोई और था, वो भोगेगा। अब आप तो सिर्फ झेल के चले जाओगे। पर झेलना पड़ेगा। अब झेलना पड़ेगा, क्या करें? वो उसके साथ आपके कॉर्ड जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं तभी पर तो। ये कितना मतलब आप उस लॉजिक से सोचो कि दिस इज सो सैड, जिसमें मेरा रोल नहीं है और मेरी लाइफ में भी नहीं लिखा था, मेरा कर्म भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे को किसी की, आप सोचो एक माँ है, चलो एक होता है ना कि बच्चा आर्मी में था या कहीं पे था, बच्चा शहीद होता है तो आप हमेशा प्राइड में रहते हो। हाँ। बट जब आप सुसाइड कर लेते हो, वो माँ पूरी लाइफ अपने आप को कोसती रहती है, परेशान रहती है। आप आई एम श्योर यू हैव गॉट सो मेनी केसेस वेयर पेरेंट्स क्राई। बिल्कुल होता है। तो आई थिंक दिस इज अनफेयर। एब्सोल्युटली अनफेयर। हर चीज फेयर तो नहीं होती है लाइफ में। आज कल जो काहे के लिए आया हुआ है। बट ये बात भी समझनी जरूरी है कि आपने जो भोग लिया, पर इसीलिए तो कहते हैं कि आपका कोई भी एक्शन सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करता, बहुत से लोगों में इम्पैक्ट करता है। आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत से लोगों में इम्पैक्ट करेगा, बुरा कर रहे हो तब भी बहुत लोगों को करेगा। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि मैं एक कमी की वजह से, कि मेरे को कोई छोड़ गया, उस वजह से आपने कितनों को वो कष्ट दे दिया, ये आपकी बेवकूफी थी ना। वो तो 100%, वो तो उसको तो उसका तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, पर मुझे बुरा उन पेरेंट्स के लिए लग रहा है। शायद ये पॉडकास्ट में हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, शायद इससे अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि मेरे को सुसाइड करना है, वील बी ब्लेस्ड, शायद वो रुक जाएगा। मैं कह रहा हूँ वील बी ब्लेस्ड, ऐसा हो जाए। पहले सबको छोड़, वो जो तुमने गवाया सो गवाया, टाइम उसका हीलर बन जाएगा। 100%। बट अगर तुम ही चले गए तो फिर उन पेरेंट्स के लिए कितना लंबा टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी। और सर किसी के पास हक नहीं है कि आप अपने किसी, अब आपको इसी परिवार में जन्म लेना था, आपके यही पेरेंट्स होने थे, नोबडी नोज दैट, किसी को नहीं पता। अब आप आ गए हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बट भाई ऐसे तो माँ बाप को भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने लिया, पैदा किया। हाँ, एक बहुत अटैचमेंट नहीं भी है। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू लव योर पेरेंट्स, एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम। रिस्पेक्ट
नहीं तो वो प्यार तो पैदा, हाँ बिल्कुल। रिस्पेक्ट तो करो हाँ। कि भाई चलो आई विल रिस्पेक्ट देम। अरे आज की डेट में तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो क्या हुआ आपने पैदा किया तो, आपने पैदा किया तो जिम्मेदारी आपकी ये तो मैंने निभाओ, बहुत सुना सर, बहुत सुन लिया ही ठीक है। मैंने। और आज की डेट में ऐसा बोला जा रहा है, पहले तो नहीं बोला जाता सभी था। माँ बाप पैदा करते हैं, आपने क्या अलग कर दिया? हाँ। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्त की एक पास ना किसी की लग्जरी गाड़ी है, उसके मतलब उसने बताया किसी आगे फ्रेंड का कि उसकी आगे कोई दोस्त ने घर पे बोला कि उसके माँ बाप ने तो उसको वो गाड़ी दी, आपने लेके नहीं दी तो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ मतलब कंपैरिजन का वो लेवल बन गया, माइंड इतना वो आई वुड से कि ये थॉट्स आना शुरू हो गए अरे दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल। आप दोस्तों की बात कर रहे हो, मैं भाई बहनों की बात बता देता हूँ। भाई को PS4 या 5 जो भी मिला, हाँ। बहन बड़ी बहन है, वो कहती है मेरे टाइम में आपने क्या दिया था मुझे। आगे से उनका कहना ये है पेरेंट्स का कि बेटा तब हम इतने सक्षम नहीं थे, जैसे ही सक्षम हुए तुम्हें जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा ही देने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी तुम्हें उससे ज्यादा ही दिया था जितने हम सक्षम थे। राइट राइट। पर वो बात वो बच्चे नहीं समझ पाते, कि उनका तो यही होता है कि आपने मुझे क्या दिया। सर थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा ना अगर पेरेंट्स यूजुअली, अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स ना समय के साथ बदले नहीं, बच्चे बदले। अगर यहाँ पर पेरेंट्स थोड़ी सी दोस्ती अपने बच्चों के साथ कर ले, ये नहीं कि वो नशे कर रहे चलो बेटा हम भी कर ले, वो वाला नहीं कह रहा, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ये मैंने खुद फील किया है। अगर पेरेंट्स, असल मुझे एक लगता है जो जनरेशनल चेंज हुआ है ना, बच्चे चेंज हुए, थॉट्स बदली, और जो चेंज है वो यूनिवर्स का रूल है। पेरेंट्स को जो चेंज लाना चाहिए था वो बोलते जैसे नहीं हमारे दादा जैसे थे वैसे ही हम रहेंगे, जिस वजह से पेरेंट्स का और बच्चों का कॉर्ड टूट गया। बिल्कुल टूट गया, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर जब थे तो मम्मी पापा की डिस्कशन होती थी, तो वो एक बार हमेशा बोला करते थे कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं 9th-10th ऑनवर्ड्स, उनके दोस्त बनना पड़ता है, माँ बाप बन के नहीं चला जाता। यस, ठीक है, तो उनके दोस्त बनना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी की नीति में आता है कि जब 16 साल से पहले आप खींचो जितना बड़ा, डांटना डांट जो मर्जी करो, जैसे वो 16 या 17 साल का हो जाए, बिकम लाइक बी लाइक अ फ्रेंड, बिकम हिज फ्रेंड, और उसके बाद यू विल बी एबल टू डू बेटर थिंग्स विद दैट इंडिविजुअल। अरे फ्रेंड बनोगे वो आपसे चीजें शेयर करेगा। हाँ। अगर वही पेरेंट बन के बैठे रहोगे तो बाहर वालों को ढूंढेगा। करेक्ट। तो ये बात एक बहुत है आज की डेट में, लोगों को समझनी चाहिए कि परिवर्तन तो सभी के लिए हुआ है। हम सोचते हैं बच्चे बदल गए, बच्चे हमें भी तो बदलना है, हमें भी कहीं ना कहीं अपग्रेड होना पड़ेगा, एक तरह से ये कहना चाहिए। श्योर आई एग्री। ये मैसेज आई थिंक सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे, जो बच्चे देख रहे हो पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं आई थिंक वो जो सुसाइड वाला टॉपिक है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। देखो पता है क्या, हम ना बड़े एक नॉर्मल वे में शायद एक पॉजिटिव थॉट लेकर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पर क्या पता हम इस बात में भी ट्रोल हो जाए। सर आई थिंक वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट आई एम रेडी फॉर इट। जहां तक किसी एक बच्चे की या किसी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज होती है हमारे एपिसोड से, आई एम हैप्पी टू टेक ऑल। मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक बच्चा भी समझ गया ना कि भाई 100%। मुझे ये गलत तरीका नहीं यूज करना, वी आर सक्सेस। मैं कहूंगा कि यार ये पॉडकास्ट नहीं, हमारी लाइफ का शायद मकसद ही पूरा हो गया। 100% सर, 100%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर राघव, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि मैं एक ना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। वंडरफुल। तो उसमें क्या है, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमने बहुत सुना है कि ये ऐसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, जो भी थे। लाइक हम अकबर की बात करते हैं, अकबर द ग्रेट। द ग्रेट है कि नहीं, उस पे यही मैं वो अपोस्ट्रोफीज में रखने वाला था, क्योंकि एक बार मुझे बोला गया था कि अकबर वाज नॉट ग्रेट। तो ऐसे कुछ मैं लोगों के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ जिनके बारे में कि उनकी पास्ट लाइफ के बेसिस में ये जान सकें कि वो ग्रेट थे या नहीं थे। इट वॉज गुड, बैड, वर्स, वट एवर इट वॉज। तो शायद हम अगले पॉडकास्ट में जब मिलेंगे तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा बात कर पाएंगे। बी फन, क्योंकि और मैंने भी जब जोधा अकबर आई थी तो मैंने बहुत देखा, बिकॉज मेरी ऐश्वर्या राय फेवरेट एक्ट्रेस है, और वो जब ऋतिक रोशन के साथ देखा बहुत मुझे मजा आया, और गाने बड़े अच्छे थे, कहने को जश्न बहार है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, मूवीज, एवरीथिंग। बट बाद में मैंने कुछ पोस्ट में पढ़ा कि जो जोधा अकबर में दिखाया गया वो मैनिपुलेटिव था, अकबर की रियल स्टोरी वो थी नहीं। अब मैंने उसको फैक्ट चेक तो आई हैव नॉट बीन एबल टू डू, बट दिस इज वन ऑफ द आई थिंक डाउट्स जो बहुत से लोगों को होगा, एंड आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने ना एक सेशन किया था जिसमें एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं आर्य समाजी हूँ, मेरी फैमिली आर्य समाजी है और हमारे में मूर्ति पूजा नहीं होती, बट मैं पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होता हूँ भगवान कृष्ण की तरफ, और 12वीं क्लास से मुझे अलग घर में कर दिया गया
यानी कि ये घर से सर अलग कर आपने दिया हाँ, गया। आपने बताया था ये बोला। ठीक है, तो वो जब गए थे तो वो उस लाइफ में गए थे, उस एरा में गए थे जब कृष्ण भगवान जी। कृष्ण थे। बताया था। अगर हम इतना पीछे जा सकते हैं तो फिर क्यों नहीं इस टाइम पीरियड को भी एक्सप्लोर कर लवली, सकते हैं? लवली। ठीक है, तो बहुत मैं मजा कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पीरियड का भी कुछ निकाल के अगली बार आपको परफेक्ट। अब लोग कमेंट्स करेंगे, आप बताएंगे कि आपको क्या-क्या, और आई थिंक हम इसको ऐसा भी रखते हैं आज के एपिसोड में, जिसके जो डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज भी हमने बहुत सारे कमेंट्स लिए, सो दैट जिसके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं हम उनको भी कैटर कर सकें। कोशिश करेंगे ये भी करने की, और अगर वो ये बता सकें कि किसकी पास्ट लाइफ के ऊपर वो जानना चाहते हैं, श्योर। तो हमें भी एक सब्जेक्ट मिल जाएगा कि किसके राइट, ऊपर ज्यादा राइट। करें। वो भी बता सकते हैं। पर्सनल अगर कोई सवाल है वो भी दे कैन ड्रॉप डाउन। बट थैंक्स अगेन, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ओवर। Thank थर्ड you. एपिसोड है। हाँ। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि फील नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ नया बनाने की कोशिश Explore करी, किया। और आई एम हैप्पी कि हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ला सकें। थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। Thank you. आपकी बातों से लोग हील होते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं, आई बिलीव सोसाइटी नीड्स मोर पीपल लाइक यू, और थोड़ा दर्द कम हो जाए दुनिया का। थैंक यू। कोशिश तो है। थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।